तो दोस्तों नेक्स्ट जो स्टेट ऑर्गन है अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज दुर्ग फोर्टिफाइड कैपिटल। मौर्यस जो थे वो अपनी बहुत बड़ी आर्मी जो थे वो मेंटेन करके रखते थे। अकॉर्डिंग टू ग्रीक राइटर जस्टिन, चंद्रगुप्त के पास जो फुट सोल्जर्स थे उनकी संख्या थी 6 लाख, घुड़सवार 30,000, 9,000 हाथी और 8,000 रथ। अच्छा, एलिफेंट्स की कहानी भी काफी दिलचस्प है, ये मैंने आपको 6 क्लास में काफी डिटेल में कवर करवाई थी ना। हाँ सर। एलिफेंट्स कैसे मिल जाते थे इनको, ट्रेंड एलिफेंट्स, बिकॉज इन्होंने कैसे बहुत साल पहले क्या कवर ये क्या क्लियर करवाया था। नहीं नहीं नहीं, जब फॉरेस्ट आयरन पर। इन्वेंट हुआ था 6th सेंचुरी बीसी में, तब जंगल क्लियर होते थे, है ना। अब हाथी बहुत काम का साथी होता है, क्यों? उसके ऊपर बैठकर अगर वो ट्रेंड हाथी है, पूरे के पूरे रणभूमि का वॉर के टाइम पर एक अंदाजा लिया जा सकता है, एक ओवरव्यू लिया स्ट्रेटेजिक जा सकता पॉइंट। है ना, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट पता लगाया जा सकता है कि कौन सा दुश्मन या कौन सा घेराबंदी कहां से हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है। तो ऑल्दो इट सीम्स टू बी एन एग्जैजरेटेड फिगर, यार चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये बात हो रही है, तो अशोक के टाइम पर तो आप इमेजिन कर लो यार, 8,000 रथ एक चीज होती है, 9,000 हाथी, 6 लाख फुट सोल्जर्स। आबादी भी तो देखकर चलो, हर कोई पर्सन थोड़ी ना सर्विस डिवोट कर रहा था कि हम फुट सोल्जर, ये हम घुड़सवार, रथ सवार और फुट सोल्जर्स बनेंगे मौर्यन एम्पायर के अंदर। चलो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जैजरेटेड फिगर भले ही है, ये ऐसा ग्रीक राइटर जस्टिन का कहना था। बट द पोजीशन ऑफ अ लार्ज आर्मी बाय मौर्यस कैन नॉट बी डाउटेड। नंबर को छोड़ के, नंबर को हटाओ साइड, लेकिन ये बोलना कि मौर्यस के पास आर्मी काफी अच्छी खासी थी, ये सही बात है। हायर ऑफिसर्स कॉल्ड अंत महामत्तास, they were responsible for the security of frontier force। जो टेरिटरी होगी कोई भी, जैसे टेरिटरी है, मगर यहाँ पर जो एंट्री पॉइंट्स पर जो फोर्ट्स होंगे उनकी रखवाली करने का काम जो होगा वो होगा अंत महामत्ता का, क्योंकि अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं है तो अंदर का सब कुछ खत्म, सारा सिस्टम अंदर ही चल रहा है। इसको राजमहल में समझ लेना, मैं एक रीजन बता रहा हूं। जैसे याद है हड़प्पा में भी हम पढ़ते थे कि धौलावीरा के पास, धौलावीरा के कंटेक्स में 3 गेट थे उसमें एंटर होने के, उस सिटी में, है ना। तभी तो हमें वो साइन बोर्ड मिला जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये सिटी की एंट्री का साइन बोर्ड होगा ये, और ऐसे और भी बोर्ड रहे होंगे। तो कौटिल्य गेव डिटेल्ड डायरेक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन फोर्ट इन द कैपिटल सिटी, जैसे कि मेन फोर्ट है ये। He recommends that troops should be stationed along the approaches to the fort। अब मान लो पूरे का पूरा फोर्टिफाइड सेटलमेंट ही है, अलग अलग गेट होंगे, अलग अलग दरवाजे होंगे, ठीक है। तो ट्रूप्स को यहाँ पर तैनात करा जाना चाहिए, ऐसा चाणक्य बोलता है। एंड द फोर्ट वॉल्स शुड बी सराउंडेड बाय नॉट वन बट 3 moats filled with lotuses एंड क्रोकोडाइल्स। मोट में आपको बताता हूं क्या होता है, देखो। किले के अंदर अगर आप एंट्री कर भी लो ना, आपको बार बार एक, यहां पर अगर जाना है, बार बार कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। छोटी सी जगह होगी, जिसमें पानी भरा होगा किले की दीवारों के इर्द गिर्द, ठीक है। वहां पर
कमल के फूल भी होंगे, प्लस क्रोकोडाइल भी होंगे। इसका रीजन ये था, अगर आप मेहमान हो, प्यारे तरीके से घुस रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं, आपको क्रॉस करवा के मेन सेंटर तक या आपको किले के अंदर जहां तक जाना है, जिससे भी पहले जाना है, वो आपको पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने आक्रमण करने के पर्पज से अगर आप अंदर एंट्री मार रहे हो, तो सोल्जर्स फिर यहां पर भी होंगे, इधर भी होंगे। वो कोशिश ये करेंगे कि आपको वो मार नहीं पा रहे हैं ना, लेकिन इस पानी वाले रास्ते से आप क्रॉस कैसे करोगे, आपको वो यहीं ढेर कर देंगे। और यहां ढेर करने के बाद सोल्जर भले ही नहीं मार पाएंगे आपको मगरमच्छ खा लेंगे। दिमाग देख रहे हो कौटल्य का? क्या गड्ढा खोद के, मतलब काइंड ऑफ, मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा होता है। फॉरेन पुलिस में तो इससे भी जाता हूँ। सबसे पहले मोड का मतलब देखो, इट इज अ डीप ब्रॉड डिच, ईदर ड्राई और फिल्ड विद वाटर, दैट इज डग एंड सराउंड्स अ कैसल, फोर्टिफिकेशन, बिल्डिंग और टाउन, हिस्टोरिकली टू प्रोवाइड इट विद अ प्रिलिमिनरी लाइन ऑफ डिफेंस। जी। दक्षिण भारत में जो भी किले हैं ना, वहां पर मोड्स आपको देखने को मिलते हैं, जो कि साउथ इंडिया के रूलर्स ने जो थे वो स्थापित करवाए थे, ताकि कोई आराम से एंट्री ना कर सके। मान लो कि जैसे अशोक के पास ये फोर्टिफाइड वॉल्स है, कोई जगह है, और वहां पर वो ऐसे क्रोकोडाइल से रिलीज करवा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो ही ऑल्सो सजेस्ट दैट, चाणक्य बोल रहा है ये सब कुछ, दैट फोर्ट शुड बी प्रोवाइडेड विद प्लेंटी ऑफ सप्लाईज टू टाइड ओवर सीजेस। मतलब अगर कभी घेराबंदी या घिराव अगर हो जाए, तो फोर्ट के अंदर काफी समय के लिए, सर्वाइवल के लिए सामान रहना चाहिए, जो भी अंदर अगर कोई भी रूलर्स या जो सोल्जर्स हैं, अगर वो उनका घिराव अगर हो गया है, अगर ये क्रोकोडाइल और ये वाली स्ट्रेटजी भी अगर काम नहीं कर पा रही, तो ताकि वो सूझबूझ से, समझ से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, और पर्याप्त मात्रा में अनाज वगैरह या खाने पीने का सामान जो है वो वहाँ पर होना चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए। एंड इट शुड हैव न्यूमरस सीक्रेट एस्केप रूट्स ऑल्सो, जो कि सिर्फ उस फोर्ट में रहने वाले सोल्जर्स को ही, ट्रूप्स को ही पता हो। कौटिल्य स्ट्रांगली अप्रूव्स ऑफ अ स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि इन्फेंट्री। और कौटिल्य कहता था, उसका कहना ये था कि हर एक कास्ट से आर्मी रिक्रूट होनी चाहिए, कोई कहीं से भी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, which was supposed to be recruited from all the four Varnas. They were to be adequately trained and maintained by the state. सेनापति और नायक ये इंपॉर्टेंट मिलिट्री ऑफिसर्स थे, अंडर whom there were several अध्यक्ष और सुपरिटेंडेंट ऑफ डिफरेंट विंग्स एंड यूनिट्स ऑफ द आर्मी। मेगास्थनीज ने इंडिका में ये बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट आर्मी की ब्रांचेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, इट वाज कैरिड आउट थ्रू अ वॉर ऑफिस कंप्राइजिंग 30 मेंबर्स। और ये जो 30 लोग थे, दे वर एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ मिलिट्री आर्ट एंड साइंस।
ये भी 6 बोर्ड्स में डिवाइड होता था विद 5 मेंबर्स ईच। अभी आपने जो पहले पढ़ा था वो किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था आपने? जनपद, टेरिटरी या पॉपुलेशन, उसके लिए 6 बोर्ड क्या थे? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसे कैरी आउट करा जा सकता था, वो आपने व्यापार और उसके कंटेक्स्ट में सुना था। अब जो बात हो रही है मिलिट्री की, ट्रूप्स की, सोल्जर्स की, टेरिटोरियल प्रोटेक्शन की, उस टर्म्स में भी देयर वर 6 बोर्ड्स ऑफ 5 मेंबर्स ईच, और यहाँ पर 6 कमिटी ऑफ 5 मेंबर ईच। समझ रहे हो? सेम चीज। एक होगा बोर्ड ऑफ या कमिटी ऑफ एडमायरल्टी, they were to be in charge of navy, though interestingly Kautilya does not mention the navy. Board of infantry headed by Padhyaksh, board of cavalry headed by Asfadhyaksh, बोर्ड ऑफ वॉर चैरियट्स, वॉर चैरियट्स मतलब क्या होते हैं? रथ जो कि युद्ध के मैदान में यूज करे जाएंगे, हेडेड बाय रथ अध्यक्ष। बोर्ड ऑफ वॉर एलिफेंट्स हेडेड बाय हस्ती अध्यक्ष, एंड बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविजन ऑफ इक्विपमेंट, जो मतलब रणभूमि में जो भी चीजें काम आएंगी दुश्मन को हराने के लिए, कोई भी तलवारें या कुछ भी हैं। ठीक है, तो in addition to these there is also mention of periodic levies of troops such as Mola, hereditary warriors, Bhartiyakas, mercenaries and forest tribe soldiers and allies. They were furnished by friends. ये कौन थे? These were not ये तो थे परमानेंट ट्रूप्स, बट दीज वर नॉट परमानेंट ट्रूप्स। जब जरूरत होगी तब साथ देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट का 5th इंपॉर्टेंट ऑर्गन, कोष, ट्रेजरी। मौर्यस जो हैं दे यूज्ड टू मेंटेन अ ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी, और लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स को वो जो थे वो एम्प्लॉय करते थे। अब सोल्जर्स और ऑफिशियल्स को उस जमाने में कैश में अपनी सैलरी मिलती थी। अब क्योंकि सोल्जर्स और ऑफिशियल जो थे उनको कैश में पेमेंट अपनी सैलरी मिलती थी, द स्टेट टैक्सेस वर नॉट कंसिडर्ड सफिशिएंट टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ द स्टेट। सिर्फ टैक्सेस से कुछ नहीं होगा, तो यहां पर बड़ी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करा जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज जनरेट करे जा सके, पैसा आए। तो टैक्सेस वर लेवाइड इन बोथ कैश एंड काइंड। कैश मतलब जिसके पास पैसा है तो वो पैसा दे दो, जिसके पास कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे दो। इकोनॉमी की जो जड़ थी, जो नींव थी, दैट वाज खेती बाड़ी थ्रू एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड। दीज वर द मेन ऑक्यूपेशन, एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएशन में। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम। इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स थे, दे वर वेरियस वेराइटीज ऑफ राइस, मतलब चावल तो हैं लेकिन चावल की कई सारी वैरायटी, बार्ले, बार्ले की कई सारी वैरायटी, गेहूं, गेहूं की कई सारी वैरायटी, मिलेट, wheat, sugarcane, and most of pulses, peas and oilseeds. The idea of private property of kshetra, land which could be sold under certain regulations, it had emerged and got established during this time. यानी कि आपने अगर कोई जमीन खरीदी है तो आप गवर्नमेंट से उसको खरीद सकते हो और आप फिर उसको किसी और को बेच भी सकते हो। ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ये चीज की शुरुआत हुई थी। क्षेत्रिका जो कि लैंड ओनर था, ही वॉज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द उपसव टेनेंट। इन केस ऑफ लैंड डिस्प्यूट्स वेयर नीदर साइड कुड प्रूव इट्स क्लेम, प्रॉपर्टी जो है वो सरकार के पास चली जाएगी, किंग के पास चली जाएगी।
Peasants used to pay 1/6 of the produce as bhag or extra tax बाली एज अ ट्रिब्यूट। और पहले के जमाने में क्या होता था, 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस को क्या बोला जाता था, बाली, है ना। अब क्या बन गया, बाली भाग बन गया है। और एक्चुअल में जो बाली था वो क्या हो गया, ट्रिब्यूट। और ट्रिब्यूट क्या जबरदस्ती लिया जाएगा या फिर मर्जी से दिया जाता है, मर्जी से। लेकिन ऑब्वियसली बात है, आप कोई भी जगह जो आ रहे तो ट्रिब्यूट भी मतलब जितना हो सके उससे जितना बन सके वो पैसा दे। बाली लैंड टैक्स और टैक्स ऑन द एरिया ऑफ अ लैंड, इट वाज द मेन आइटम ऑफ रेवेन्यू एंड इट वाज डिवाइडेड एट अ रेट ऑफ 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ये चीज भी यहाँ पर चल रही है, भाग और बाली दोनों। जबकि पहले क्या होता था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, जनपद महाजनपद के टाइम पर या फिर वैदिक एज के टाइम पर बाली वॉज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। Peasants had to pay many other taxes like Pindkar. They were assessed on a group of villages. Hiranye paid only in cash. Kar levied on fruits and flower gardens, etc. But the exact nature of all the item is still not very clear. कि मतलब कितना टैक्स, कितनी बड़ी जमीन पर, कितने बड़े प्रोडक्शन पर क्या होगा, इसके बारे में हमारे पास कोई ज्यादा सोर्सेज या ज्यादा जानकारी है नहीं। लैंड टैक्स जो है, इट वाज कलेक्टेड बाय अ क्लास ऑफ ऑफिशियल्स कॉल्ड एज अग्रानोमोई, ये मेगासीज ने बोला। अब यहां पर खेती बाड़ी को अगर अच्छा होना है तो इरिगेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंस है इरिगेशन और इरिगेशन फैसिलिटीज की, इसको जाना गया। एंड पीजेंट्स हैड टू पे मोर टैक्स ऑन इरिगेटेड लैंड नोन एज उदाक भाग, water rate, and generally it was divided at 1/5 to 1/3 of the produce। 1/5 थोड़ा सा कम हो जाता है ना, और 1/3 ज्यादा हो जाता है ना, प्रोडक्शन के हिसाब से हो रही है उसके बेसिस पर। मेगास्नी जो है अपनी बुक इंडिका में बताता है, ही ऑल्सो रेफर्स टू वेरियस अदर क्लासेस ऑफ ऑफिशियल्स जो कि रिवर्स का इंचार्ज जो है वो संभालते थे। दे यूज्ड टू मेजर द लैंड एंड दे इंस्पेक्टेड द स्लूस, जहां से जो वाटर है वो मेन कैनाल तक जाता था ताकि उसकी सप्लाई को रेगुलेट करा जा सके। और स्लूस गेट के बारे में जानते हो ना, मैंने चोला चेरा पांडे के कंटेक्स्ट में करवाया था आपको। ये अभी ये हिस्सा खोल दिया गया तो पानी जो है वो यहां से आ सकता है आराम से। जब ये बंद कर दिया जाएगा तो पानी नहीं आ सकता है तब तक, लाइक दिस। अभी फ्लो हो रहा है आराम से, और नीचे अगर दबा दिया गया, ऊपर पूरा ऊपर उठा दिया गया तो फिर पानी नहीं आ पाएगा यहाँ पर। मैं आपको चोला चेरा पांडे के कंटेक्स्ट में अच्छे से करवाया था, और मेडिवल में भी करवाया था, एंशिएंट में भी करवाया था, ठीक है। तो इंस्पेक्टेड द स्लूस गेट्स बाय विच वाटर इज लेफ्ट आउट फ्रॉम द मेन कैनाल्स इनटू द ब्रांचेस सो दैट एवरीवन मे हैव एन इक्वल सप्लाई ऑफ इट। और बारिश के दिनों में फ्लडिंग ना हो जाए आसपास के इलाकों की, तो उसको भी रेगुलेट करा जाएगा। मतलब दे वर्क एज अ काइंड ऑफ एम्बार्कमेंट्स फॉर वाटर सप्लाई। रिसोर्स बेस को मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, मॉडर्न स्टेट दे फाउंडेड अ न्यू एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स के ऐसे इलाके जिनको बोला गया वर्जिन लैंड, मतलब जो आज तक कोई यूज नहीं कर रहा है, ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की खेतीबाड़ी हो, और ऐसे लैंड्स को बोला गया था जिन पर अभी तक किसी प्रकार की कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही, लेकिन कल्टीवेशन होनी चाहिए। शून्य शून्य निवेश, जीरो से इन्वेस्टमेंट कर यहाँ पर जो है कल्टीवेशन को हमें स्टार्ट करना है। और एटलीस्ट एक एक्स्ट्रा इलाका अगर खेतीबाड़ी के दायरे के अंदर आएगा तो ऑब्वियसली बात है फूड प्रोडक्शन बढ़ेगी, जो कि लोगों की बढ़ती हुई आबादी की मदद करेगी। तो पीपल फ्रॉम ओवर पॉपुलेटेड एरियाज, स्लेव्स
prisoners of wars. They were brought to these new settlements to work on the fields. ये जो गांव थे, लोगों को समझाया गया ये जमीन राजा की है, and they were looked after by government officials called Seat Adhyaksh, Superintendent of Agriculture. शेयर क्रॉपिंग भी एग्जिस्ट करती थी ऑन बोथ स्टेट ओन्ड एंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड. जैसे राजकुमार शुक्ला एक शेयर क्रॉपर था मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में, जो गांधी जी को लेने आता है और गांधी जी को पॉपुलर बनवाता है. ठीक है. कौटिल्य रेफर्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर क्रॉपर्स हु वर वर्किंग ऑन द स्टेट ओन्ड लैंड सच एज अर्धसीतक, दे केप्ट हाफ ऑफ द प्रोड्यूस, एंड इसको बोला जाता है सवरियो परिजन या फिर स्ववरियो परिजन. दे केप्ट 1/4 और 1/5 ऑफ द प्रोड्यूस. It should be noted that there is no reference in any text of taking away the land of the farmers. अगर वो पेमेंट नहीं कर पाए टैक्सेस की तो छीन नहीं लिया जाएगा उनसे. वो इसलिए क्योंकि फार्मिंग कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी मानी जाती थी और मौर्य जो एम्परर्स थे, फिर चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य चाहे वो बिंदुसार और अशोक हो, इनकी इज्जत करते थे कि अगर ये रूट गए तो खेती बाड़ी करेगा कौन. माफ कर दिया जाता था, थोड़ा सा बोल दिया जाता था कि कम दे दो कोई बात नहीं. तो कौटिल्य ऑल्सो मेंशंस सर्टेन इमरजेंसी टैक्सेस ऑल्सो, प्राण्य और एडिशनल लेवीज that the state could impose if the treasury got depleted. So these include a tax on farmers ranging from 1/4 to 1/3 of the produce depending on the quality of the land, and additional levy on the traders, taxes on the income of actors, singers and prostitutes. इनकम बेस देखो कितना ज्यादा, कितने सारे तरीके के टैक्सेस हैं और आपको इसकी पूरी लिस्ट बनानी चाहिए. ठीक है, बनानी ही पड़ेगी. उसके बाद व्यापार और जो पूरी की पूरी जो शहरी व्यवस्था थी, जो अर्बन इकोनॉमी थी, इट रिसीव्ड ग्रेट इम्पेटस अंडर द मौर्यस एंड इट इन्फ्लुएंस ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द एम्पायर. मेन सेंटर्स जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के जो थे, जहां पर कपड़े वगैरह जो बनते थे, देवर वाराणसी, मथुरा, बंगाल, गांधार एंड उज्जैन. State also functioned as an entrepreneur and state-run textile workshops were placed under Sutra Adhyaksh and chariot workshops under Rath Adhyaksh. माइनिंग और मेटलर्जी के काम भी होते थे यहाँ पर, जिनको काफी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के तौर पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज माना गया इंपॉर्टेंट वाली. एंड माइन ऑफिसर वाज कॉल्ड अराक अध्यक्ष. कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताते हैं, उन्होंने डिस्क्राइब करा फॉरेस्ट को, पैस्चर्स को. पैस्चर्स कौन सी जमीन होती है जहां पर आप अपने गाय भैंस भेड़ बकरियों को चरवाने लेकर जाते हो. एंड माइंस, दे वर रिगार्डेड एज स्टेट प्रॉपर्टी. व्यापार कैसे होता था? इनलैंड व्यापार होता था थ्रू लैंड एंड रिवर रूट्स, और इंटरनेशनल व्यापार भी लैंड एंड रिवर रूट्स के थ्रू. पाटलिपुत्र was also connected through various trade routes with all parts of the subcontinent. Main center of trade नॉर्थवेस्ट इलाके में जो था वो था तक्षशिला, which was further connected with Central Asian markets. तम्रलिप्ति, इसको तामलुक भी बोला जाता था, वेस्ट बंगाल के अंदर ये इलाका था. इन द ईस्ट एंड भारुच, ब्रोच इन द वेस्ट, दे वर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स. यानी कि वेस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया पे कौन सा सी पोर्ट? ब्रोच. और ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ इंडिया पे बे ऑफ बंगाल की साइड तम्रलिप्ति. क्राफ्ट एक्टिविटीज जो थी, ये भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू थी स्टेट के लिए. जो कारीगर जो थे, आर्टिसंस यानी कि कारीगर जो कि शहरों में रहते थे, उनको टैक्स पे करना पड़ता था कैश में, या जो भी वो आर्टिकल्स बना रहे हैं उसमें काइंड में, या फिर राजा के घर जाकर कुछ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज के लिए फ्री में काम करो. इसको बोला जाता था विश्ती, फोर्स लेबर. अर्थशास्त्र मेंशंस वेज लेबर ऑल्सो, कर्मकार, बॉन्डेड लेबर एंड स्लेव लेबर ऑल्सो.
das and ahitakas, that is those placed to creditors when contracting a debt. इनको गिरवी रखवा दो. जो व्यापारी थे और जो कारीगर थे, they were organized in corporate associations called श्रेणीज, गिल्ड्स या पग, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड दीज गिल्ड्स वर हेडेड बाय ज्येष्ठक. दे आल्सो एक्टेड एज फर्स्ट बैंकर्स ना, लोन वगैरह भी देते थे ना. जो मौर्यस थे, they were responsible for the introduction of iron on a large scale in different parts of the subcontinent. They maintained a monopoly over the production of iron. इसकी डिमांड काफी ज्यादा थी बाय द आर्मी, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर. और ऑब्वियसली बात है 6th सेंचुरी बीसी के आसपास इसकी डिमांड तो और ज्यादा बढ़ गई थी, तब से बढ़ती चली जा रही है ना. तो इट वाज डन थ्रू द ऑफिशियल कॉल्ड लोहा अध्यक्ष. अर्बन टैक्सेस इंक्लूड शुल्क, they were duties on imported and exported goods and excise duties on local manufacturers. वो जो important officials थे वो कौन थे? पान्याध्यक्ष, officers in charge of trade, price fixation and sale of goods produced by state run manufacturing units. यानी कि काइंड ऑफ अगर कोई गवर्नमेंट प्रोडक्ट है, PSU या PSC के द्वारा बनाया जा रहा है, मान लो कि आज के समय में, तो उसका प्राइस कितना होगा, सेल बिक्री कितनी होगी, कितने गुड्स वो बनाए जाएंगे, ये चीज. जैसे आपने देखा ना अभी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लोगों के द्वारा करी जाती थी, लेकिन स्टेट आल्सो फंक्शनड एज अ एंटरप्रेन्योर एंड स्टेट रन टेक्सटाइल वर्कशॉप्स वर देयर. और सूत्र अध्यक्ष इसका ध्यान रखता था. ठीक है. रथ बनाने का काम भी स्टेट के द्वारा होता था, यानी कि सरकार के द्वारा होता था अंडर रथ अध्यक्ष. उसके बाद संस्थ अध्यक्ष सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट्स, रूप अध्यक्ष इंस्पेक्टर ऑफ कॉइन्स, एंड पौतव अध्यक्ष इन चार्ज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स. उसके बाद एक अच्छा खासा रेवेन्यू का जो शेयर था, इट वाज स्पेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, वॉर हॉर्सेस, वॉर एलिफेंट्स एंड वॉर चैरियट्स. जो कारीगर थे, दे आल्सो रिसीव्ड मेंटेनेंस फ्रॉम द रॉयल एक्सचेकर. ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, अपना खर्चा पानी चलाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट थी. अगर कारीगरों को पैसों की कमी हो गई और अगर उन्होंने कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करी और एकदम से अगर युद्ध हो गया, तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात बन सकती है. ठीक है. हर्ड्समैन वर पेड ग्रेन्स फ्रॉम द रॉयल ग्रेनरी फॉर देयर लेबर फॉर क्लियरिंग द लैंड ऑफ वाइल्ड बीस्ट एंड फाउल्स. जो अनाज वगैरह को, खेती बाड़ी को जो खराब ना करते हैं ऐसे जानवर वगैरह. फिलोसफर्स, दैट इज द ब्राह्मण्स एंड द शमन्स, दे रिसीव्ड अनयूज्ड लैंड एज रॉयल गिफ्ट्स. लेकिन वो ऐसे जमीन को ना ही बेच सकते हैं, ना ही गिरवी रख सकते हैं. ठीक है, अपने पर्सनल फायदे के लिए. फॉर इंस्टेंस, पिलर एडिट 3 हमें बताता है, इट रेफर्स टू द गिफ्ट ऑफ मैंगो ग्रोव्स, गार्डन्स एंड आल्म हाउसेस बाय क्वीन कारुवाकी, while inscriptions in Barabar and Nagarjuni hills, they account for the gift of caves to Ajivika ascetics by King Ashok and his successor Dashrath. जो बच्चे थे ब्राह्मण के और handicapped people, they were exempted from paying taxes. Construction of roads, buildings, forts, repair of existing construction, etc. It also claimed a good part of the expenditure during the rule of Chandragupta. यहां पर लेकिन प्रॉपर तरीके से हमें बैंकिंग सिस्टम का कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलता है. बट यूजुअली, मैं यूजुअली नहीं बोल रहा हूं, इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं, यूजुअली लैंड, इसका मतलब क्या होता है, लैंडिंग ऑफ मनी एट अ हाई इंटरेस्ट रेट, इट इज ऑफन मेंशन्ड. दो आयरॉनिकली मेगास्थनीज क्लेम दैट मौर्यास डिड नॉट नो अबाउट मनी लैंडिंग. ठीक है, पागल बनाने वाली बातें इंडिका बुक के अंदर. पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स जो थे, they carried the symbol of peacock, hill and regent. It formed the imperial currency of the Mauryas. Thus there was not only extensive state participation in the economy, but state also exercised great regulation and control over the economy.
और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे बहुत इलेबोरेटिव पॉइंट है, कोर्ट स्ट्रेचर। क्योंकि अगर यही नहीं होगा ना तो बाकी सारे ऑफिसर्स वगैरह ये जितने भी ये सब चीजें जो मेंटेन करी जा रही हैं इनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। पैसा कहाँ कहाँ से आ जाएगा, कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे, किसके ऊपर पैसा लगा, ये जो टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा, वो कौन कौन लोग थे, ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। उसके बाद डंडा या बल, दंड या बल, जस्टिस और फोर्स, सिक्स्थ ऑर्गन ऑफ द स्टेट। अच्छा, पंच मार्क पॉइंट्स तो जानते हो। ये मौर्य एम्पायर के टाइम वाले, किसी को भी देख लो, ठीक है। बात करें अगर हम लोग जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो राजा वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी, पर्सनली निपटारा करता था बड़े सारे केसेस का जो उसके सामने आते थे। राजा का ज्यादातर वक्त जो था, चाहे वो फिर चंद्रगुप्त मौर्य था, बिंदुसार था, अशोक था, उसका ज्यादातर जो टाइम था वो इन्हीं सारे मैटर्स को सॉल्व करने में जाता था रॉयल कोर्ट में। वो नहीं चाहता था कि केसेस जो हैं वो पेंडिंग हो और जो लोग हैं वो दरख्वास्त जो कर रहे हैं उनकी जो नजरें जो उम्मीद से भरी हुई हैं वो निराश हो। तो बेसिकली ये सब बातें, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, बिंदुसार हो और अशोक हो, ये सारी की सारी बातें वही बातें फॉलो कर रहे थे जो कि कौटिल्य ने कही थी। और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चंद्रगुप्त मौर्य, उसने ये जो चीज अपने कोर्ट में शुरू मतलब ये जो शुरू करी कि हाँ केसेस पेंडिंग नहीं रहने चाहिए, केसेस का निपटारा मैं खुद करूंगा, ये कौटिल्य ने उसको समझाया था, जिसने अपनी बुक अर्थशास्त्र में बोला था, व्हेन इन कोर्ट राजा शेल नेवर कॉजेज पिटिशनर्स टू वेट एट द डोर, for when a king makes himself inaccessible to the people and entrusts his work to his immediate officers, मतलब अपने छोटे नीचे वाले ऑफिसर्स को वो काम दे दिया करने के लिए और खुद बिजी है, तो he may be sure to engender confusion in business and to cause thereby public disaffection and himself a prey to his enemies। जनता भागी हो जाएगी और जो दुश्मन है वो आपके रीजन के, आपके एम्पायर की जितनी भी जो प्रजा है, जो जनसंख्या है, उसको भड़काने का काम कर सकती है। तो जजेस वर कॉल्ड धर्मस्थ, दो अशोकन इंस्क्रिप्शन मेंशंस सिटी, जहां पर महामत्ता जो थे दे वर आल्सो गिवन जुडिशियल फंक्शंस। प्रदेशत्रीस, दे वर द ऑफिसर्स रिस्पांसिबल फॉर द सपरेशन ऑफ क्रिमिनल्स। बड़े सारे सिविल और क्रिमिनल कोर्ट जो थे दे फंक्शन एट द लोकल लेवल राइट फ्रॉम विलेज टू प्रोविंसेस। बड़े सारे जो केस थे दे वर डिस्पोज्ड ऑफ एट विलेज लेवल बाय विलेज एल्डर्स। पुलिस हेडक्वार्टर्स जो थे दे वर प्रेजेंट इन ऑल प्रिंसिपल सेंटर्स एंड बांधानगर meant proper jail while चरखा refers to पुलिस लॉकअप। चरखा क्लासिकल सोर्सेज हमें ये भी पता लगता है कि जजेस जो थे, जजेस also decided with utmost care the cases in which foreigners were concerned and would come down sharply on those who took unfair advantage of them। जो पनिशमेंट जो थी, जो भी पर्सन गुनहगार ठहराया जाएगा, वो छोटी मोटी लाइट पनिशमेंट नहीं होती थी कि धमकी देकर छोड़ दिया या लॉकअप में बंद करके छोड़ दिया, ये वर वेरी सीवियर। यानी कि देख रहे हो ये पुलिस स्टेशन, लॉकअप, ये सारा का सारा जो पूरा का पूरा सिनेरियो है मॉडर्न एम्पायर के अंदर था। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देखो कितना वास्ट था। अब समझ में आया श्रेया, ऐसे ही थोड़ी ना चक्रवर्ती बन गया था अशोक। हालांकि नींव इसकी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही रखी थी। और क्यों किंग मेकर कहा जाता है मयूर चाणक्य को, सोच के देखो दिमाग कितना चलता था उसका। और किसी महाजनपद या जनपद में ऐसी पावर थी ये सब करने की?
और बात ये भी है श्रेया, रिसोर्सेज भी तो बता रहा है कि ये सब काम करने के लिए खर्चा भी तो बहुत लगेगा, और रिसोर्सेज भी तो उसने बताया, ट्रेजरी का कितना एग्जॉस्टिव पॉइंट इसने मेंशन करा है यहाँ पर। Decapitation, amputation of limbs, fines and forfeitures, they were different types of punishment prevailed at that time। यानी कि छड़ी मारकर जो है वो छोड़ देना, हाथ पैर काट देना और प्राइवेट ऑर्गन्स काट देना, और आपके पास जो भी चीज है, घर बार, प्रॉपर्टी, खेती बाड़ी, सबके ऊपर कब्जा कर लेना राज्य के द्वारा। द नेचर ऑफ पनिशमेंट डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ग्रेविटी एंड सर्कमस्टांसेस एंड ऑल्सो ऑन द वर्ण ऑफ द ऑफेंडर। एंड द प्लेंटिफ। जनरली द्विज या हायर वर्णास, द्विज याद है, ट्वाइस बॉर्न, किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है? ब्राह्मण क्षेत्र, जनेऊधारी को, है ना? ब्राह्मण से नक्षत्र। हाँ जनेऊधारी को, जो व्हाइट थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड पहनते हैं ना। They were given later punishment than the lower ones. Though in Pillar Edit 4, Ashoka claims that he had introduced सामत, फेयरनेस इन द जुडिशियल प्रोसीजर, और ये चीज स्पेशली इसने पक्का करी भी होगी आफ्टर कलिंग युद्ध, और जब ये धम्म के बात पर आ गया था ना। लेकिन उस टाइम पर पनिशमेंट भी इतनी हार्डर नहीं होती थी। फिर लोग भी सोचते थे अरे करो कोई बात नहीं यार, गुनाह करो। अब तो ये बहुत अच्छे बात पर आ गया है, ये तो कहता है कि मर्डर कर आए हो किसी का, कहता है मेडिटेशन करो, अपने हृदय परिवर्तन करो। तो सेम एडिट रेफर्स टू 3 day respite for those who were condemned to death to appeal the decision। जिनको मौत की सजा सुनाई गई है, 3 दिन की उनको अनुमति मिलती थी कि हाँ तुम दोबारा अपना ये जो जुडिशरी ने जो भी डिसीजन जो दिया है उसको रीअपीलिंग के लिए डाल सकते हो, उसके लिए हाँ उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हो। हमारे जुडिशियल सिस्टम में भी ऐसे ही होता है, रेस्पेक्ट का प्रोविजन है। हाँ सर, बिल्कुल है। जी और मौत की सजा होने पर हम लोग कर सकते हैं जुडिशियल रिव्यू, हाँ सर, और राजा को भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं, जी सर, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट डेथ पेनल्टी वाज प्रेजेंट इवन ड्यूरिंग अशोका's टाइम। तो 4 सोर्सेज ऑफ लॉ आर मेंशन्ड बाय कौटिल्य: धर्म, सेक्रेड लॉ, रॉयल प्रोक्लेमेशन, व्यवहार, यूसेज, चरितम, कस्टम्स एंड प्रेसिडेंट्स, एंड राजसनन, कि कैसे इन ऑर्डर्स का, इन सारी चीजों का पालन करना है, और दंड नीति क्या होगी पूरी की पूरी, जो कि हमने यहाँ पर हमारा टाइटल था, दंड या बल, जस्टिस या फोर्स का यूज कब करना है, किसको जेल की सजा होगी और किसको मौत की सजा होगी। 7th ऑर्गन सबसे इंपॉर्टेंट आपके सर्वाइवल के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में ना आज भी एक बात कही जाती है आईआर के कंटेक्स्ट में, हम पढ़ेंगे पीएसआईआर में, और तभी इस मित्र वाले पॉइंट को भी हाईलाइट करेंगे। You cannot change your neighboring states, but you can change your allies, राइट। हम ये सोचे कि बगल में हमारी जो कंट्री है वो ना मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, उठाकर कहीं और तो नहीं रख सकते, या फिर हम अपने आप को कहीं और लेकर नहीं जा सकते, लेकिन हाँ दोस्ती सर, तो चेंज करी जा सकती है। ये भी एक हुक्म का इक्का होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में, याद है। और ये हुक्म का इक्का कहाँ आया था?
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में जब क्यूबा की हिम्मत बढ़ गई थी, यूएसएसआर ने जब न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल करवाए थे वहां पर, नेबरिंग स्टेट जो था वो था यूएसए के पास, है ना, लेकिन एली कौन, यूएसएसआर। यस यस और जॉन एफ कैनेडी की हालत तो खराब थी ना, तभी तो निकिता क्रुश्चेव को फोन करा था। ये वर्जन फिदेल था कैस्ट्रो तो और इसके लोग तो पागल हैं कि अगर कल को कुछ भी हुआ तो हम उड़ जाएंगे, और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता था उस टाइम पर, है ना। मित्र एली, इसकी क्या विशेषता है चाणक्य की नजरों में? तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ विजिकिशु वुड बी कॉन्करर, मतलब जिसको आसपास के एरियाज के ऊपर एक्सपेंशनिज्म एंड कंसोलिडेशन की पॉलिसी अगर अपनानी है, तो कौटिल्य बोलता है कि कॉन्करर बनने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, अपनी इंटर स्टेट पॉलिसी का भी ध्यान रखो, नेबर्स का ध्यान रखो, अपने फ्रेंडली स्टेट्स और दुश्मन स्टेट्स का ध्यान रखो, और सभी पॉसिबल सर्कमस्टांसेस के बारे में सोचकर चलो। तो ही लिस्ट शतगुण्य 6 policies that the king should follow in these circumstances. पॉलिसी ऑफ संधि, पीस ट्रीटी, अगर आपको लगता है कि आप अपने शत्रु से वीक हो, ट्रीटी करो। पॉलिसी ऑफ विग्र, हॉस्टिलिटी, इफ यू थिंक यू आर स्ट्रॉन्गर देन द एनिमी, वेज अ वॉर। पॉलिसी ऑफ आसन, कीपिंग क्वाइट, इफ वंस पावर इज इक्वल टू दैट ऑफ द एनिमी, चुप रहो। काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर। लॉजिक ऑफ डेटरेंस या फिर न्यूक्लियर डेटरेंस, राइट। पॉलिसी ऑफ यन, marching on military expedition if one is much stronger than the enemy, सेना लेकर घुस जाओ उसकी टेरिटरी में, छोड़ो ही मत उसको, उसके ऊपर आक्रमण करने से, उसको उसकी टेरिटरी को कब्जाने से। पॉलिसी ऑफ शमश्रेय, सीकिंग शेल्टर विद अनदर किंग और इन अ फोर्ट इफ वन इज वेरी वीक, मांग लो मदद, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डबल पॉलिसी ऑफ द्वेदी भाव, मतलब द्वेदी भाव मतलब दो भाव रखना, संधि विद वन किंग एंड विग्र विद अनदर। पीस ट्रीटी एक के साथ करो और उसकी आड़ में दूसरे वाले को हराओ। इफ वन कैन फाइट द एनिमी विद द हेल्प ऑफ एन एनिमी, इट इज अ काइंड ऑफ अलायंस सिस्टम। तो मौर्य जो थे, they had great diplomatic relations with various Hellenistic kingdoms and even South Asian countries. Probably they had a full-fledged department of foreign affairs for the same. अर्थशास्त्र के अंदर there is a mention of certain diplomatic post of, ध्यान से सुनना, निस्री, हर्थदत्त, full-fledged ambassador, परी, मिथ्रादत्त could not go beyond his instruction in negotiation, मतलब जो तुम्हें बोला नहीं गया वो वाली संधि करके मत आना किसी के साथ। और ससन, हरदत्त, स्पेशल मैसेंजर। तो ये कुछ टर्म्स जो ऐसे कि मैंने आपको बताया था, कुछ आपको नए लग सकते हैं और होंगे भी आपके लिए नए लग क्या सकते हैं, बस ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आपका पूरा का पूरा डिटेल में एग्जॉस्टिव तरीके से मैंने आपको मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो कवर करवाया। और ये आपका जो टॉपिक है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से तो हो ही गया, लेकिन पीएसआई और ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से भी हो गया, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों मिला लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।